Hello student, myself Rachna Wala, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डाइट मथुरा. And today we are discuss about third unit second semester and our topic is work and energy. कार्य या ऊर्जा. आज हम निम्न करेंगे. नंबर 1 है कार्य की अवधारणा. सेकंड है कार्य का मात्रक. थर्ड है सामर्थ्य या शक्ति. फिफ्थ है ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और 6 है यांत्रिक ऊर्जा एवं उसके प्रकार. चलिए अब जानते हैं कार्य की परिभाषा या कार्य का अवधारणा. सामान्यतः हम दैनिक जीवन में किए गए शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम को कार्य कहते हैं, जैसा पढ़ना, खेलना, साइकिल चलाना, धक्का देना आदि. हम कहते हैं कि हमने कार्य किया, परंतु विज्ञान की भाषा में कार्य का अर्थ इससे भिन्न होता है. विज्ञान की दृष्टि से कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है और इस कार्य को किसी वस्तु पर लगाकर उसमें गति उत्पन्न की जाती है. यदि बल से वस्तु में कोई गति उत्पन्न नहीं होती है तो विज्ञान के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, चाहे बल की मात्रा कितनी भी क्यों न लगाएं और चाहे कितनी भी देर तक क्यों न लगाएं. जैसे जब दीवार पर धक्का लगाता है तो उसमें कोई गति उत्पन्न है और दीवार की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है. अतः विज्ञान के अनुसार कार्य शून्य होता है. इस प्रकार किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका विस्थापन होता है तो कार्य होना माना जाता है. अर्थात किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए जितना अधिक बल लगाना पड़ता है या बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन जितना अधिक होता है, किया गया कार्य उतना ही अधिक होता है. अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा लगाए गए परिमाण तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल पर निर्भर करता है. तो कार्य बराबर होगा हमारा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन. माना कि जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, कोई वस्तु है, उसको हमने विस्थापित कर दिया. वो एक स्थान से थोड़ा सा डी विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर में किया गया कार्य जितना उस पर बल लगा F गुणा D रहेगा. अब यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में किसी कोण थीटा पर होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा बल गुणनफल के बराबर होता है. माना कि किसी वस्तु पर F बल लगाकर वस्तु को स्थिति 1 से दूसरे में कोण थीटा से विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य W बराबर F गुणा D cos थीटा होगा. उक्त समीकरण में वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की निम्न गणना कर सकते हैं. नंबर 1 है हमारी, यदि विस्थापन बल की दिशा में है, मतलब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, अर्थात हमारा जो कोण रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा, तो cos 0 का मान हमें पता है होता है 1. तो हमारा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा F गुणा तो इस स्थिति में वस्तु पर बल द्वारा की यथार्थ धनात्मक होगा. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. जब कोई घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो घोड़े द्वारा लगाया गया बल एवं गाड़ी के विस्थापन की दिशा समान होती है, अतः घोड़े द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य धनात्मक होता है. दूसरी पोजीशन में यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत अर्थात 90 अंश के कोण पर यानी ऊपर से लगा है तो cos 90 का मान हम जानते हैं 0. इस स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य 0 होगा, अर्थात W बराबर 0. जैसे कि इसके कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल गति की दिशा के लंबवत होता है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है. मतलब वो अपने स्थिति पर आगे पीछे नहीं घूमता है, मतलब उसके सापेक्ष घूमता है, उसमें अलग से विस्थापन नहीं होता है. नंबर 3 है, यदि विस्थापन 0 है, मतलब कोई वस्तु अपनी जगह पर ही है तो वस्तु पर बल लगाने में वस्तु पर विस्थापन 0 होता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य भी 0 रहेगा. जैसे कि हमने एग्जाम्पल देख लगाने पर हम कितना भी बल का प्रयोग कर लें लेकिन उसमें विस्थापन नहीं होगा, तो इस स्थिति में हमारा कार्य 0 रहेगा. नंबर 4 है,
कंडीशन में यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है अर्थात तो थीटा बराबर 180 अंश है तो cos 180 को हम -1 cos 180 का मान हम -1 लेंगे। तब वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर -F × d अर्थात ऋणात्मक होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी न समतल पर नीचे फिसलती वस्तु का विस्थापन घर्षण बल के विपरीत होता है अतः घर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब देखते हैं हम कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक हम कार्य के सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। कार्य का सूत्र बल गुणा विस्थापन। बल को हम न्यूटन और विस्थापन को हम मीटर में, तो कार्य का मात्रक हुआ न्यूटन और न्यूटन गुणा मीटर, जैसे हम जूल कहते हैं। एक और मात्रक है सीजीएस अर्ग होता है। नेक्स्ट है सामर्थ्य या शक्ति। किसी को करने की जो दर होती है उसको हम सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। निश्चित करते हैं P बराबर किया गया कार्य W बटे समय T। सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है इसको इस पिक्चर की हम इसका मात्रक दें सहायता से। ऊर्जा क्या होती है? आपने देखा होगा कि ऊंचाई बड़ा जब एक लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी किसी कील पर तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा द्वारा विभिन्न प्रकार से वस्तुएं कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। किसी वस्तु को कार्य करने की कुल क्षमता को हम उसकी ऊर्जा कहते हैं या कहलाती है। अर्थात तो उस प्रत्येक वस्तु में जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है में ऊर्जा निहित होती है। उदाहरणतः चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग घड़ी की सुइयों को चला सकती है। अर्थात ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक होता है। अतः एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक तो एसआई पद्धति में मात्रक होता है इसका जूल। नेक्स्ट है ऊर्जा के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा, नंबर 2 ऊष्मीय ऊर्जा, नंबर 3 प्रकाशीय ऊर्जा, नंबर 4 चुंबकीय ऊर्जा, नंबर 5 विद्युत ऊर्जा, नंबर 6 ध्वनि ऊर्जा, नंबर 8 नाभिकीय ऊर्जा और नंबर 9 सौर ऊर्जा। अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर हम चाबी एक खिलौना लें और इसे चाबी भरकर छोड़ दें तो खिलौना गति करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खिलौनों में चाबी तो स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है। स्प्रिंग में संचित इस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अपनी गति की अथवा आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, नंबर 2 गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। हम अब जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के कारण उसमें निहित होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। U द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा 2 कारणों से होती है। नंबर 1 गुरुत्व एवं दूसरी है प्रत्यास्थ। गुरुत्व जो पृथ्वी उस वस्तु पर लगाती है, प्रत्यास्थ वस्तु की खुद के कारण होते हैं। बड़े पत्थर को ऊपर उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य पत्थर में ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस ऊंचाई पर स्थित वस्तु में निहित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति है। इसे U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया तो हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाएगी W बराबर mg गुणा h। जैसे एक स्प्रिंग को दोनों सिरों से
पकड़कर खींचिए, क्या होता है, स्प्रिंग लंबाई में बढ़ जाती है। अब स्प्रिंग को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि यह अपने पूर्व आकार आ जाती है। ऐसा स्प्रिंग में स्थित उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारी गतिज ऊर्जा, ठीक, एनर्जी। ये क्या होती है? वह ऊर्जा जो वस्तु में अपनी गति के कारण निहित होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे किसी वस्तु से निकली गोली जब किसी लक्ष्य से टकराती है तो उसके अंदर धंस जाती है, जो कि उसमें उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा की माप गति की दिशा के विरुद्ध लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य से करते हैं। इसे संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो के बराबर हाफ mv²। अतः ऊर्जा उसकी चाल या वेग तथा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जैसे गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है हमारी ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल। वह ऊर्जा जो वस्तु के गर्म होने का या गर्माहट का बोध कराती है ऊष्मीय है। यह ऊर्जा पदार्थ गति के कारण उत्पन्न होती है। जैसे जब बीकर में जल को ढककर गर्म किया जाता है तो जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जल को जब हम देर तक गर्म करते हैं तब जल उबलने लगता है एवं ढक्कन ऊपर नीचे उठने और गिरने लगता है। ऐसा भाप यानी कि जल वाष्प की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। इसे भाप ऊर्जा भी कहते हैं। ताप ऊर्जा से बड़े बड़े कार्य भाप ऊर्जा या ताप ऊर्जा भी कहते हैं, इससे बढ़ सकते हैं। जेम्स वॉट ने इस ऊर्जा का प्रयोग करके इनका आविष्कार किया। ईंधन द्वारा रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं। इस ऊर्जा का इस प्रकार रूप ऊष्मीय ऊर्जा भी है। प्रकाशिक ऊर्जा, ऑप्टिकल एनर्जी। तो वह ऊर्जा जिसकी उपस्थिति में हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। अर्थात यह ऊर्जा वस्तु पर पड़कर दृष्टि उत्पन्न करती है। जब कोई वस्तु या पदार्थ प्रतिदीप्ति अवस्था में होता है अर्थात गर्म होता है तो वह प्रकाश ऊर्जा देता है। जैसे एक विद्युत बल्ब में तंतु गर्म होकर प्रकाश देता है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिससे उनकी वृद्धि होती है। प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग स्वचालित दरवाजों, बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर वाले स्विचों आदि में किया जाता है। पृथ्वी पर सूर्य प्रकाशीय ऊर्जा का प्राकृतिक। नेक्स्ट है चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक। दो चुंबकों में विजातीय ध्रुवों को पास लाते हैं तो वो परस्पर आकर्षित होते हैं और सजातीय ध्रुवों को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार जब एक चुंबक के लोहे के टुकड़ों को समीप लेके आते हैं तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका आशय यह है कि चुंबकों में कुछ ऊर्जा निहित होती है जिसके कारण उसमें गति उत्पन्न होती है या वे गति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इस ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। विद्युत पंखे को विद्युत सॉकेट से जोड़कर स्विच ऑन करें, क्या देखेंगे आप देखेंगे कि स्विच ऑन करने पर पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पंखा घूमने लगता है। अतः दो सजातीय आवेशों से में चुंबक की तरह कुछ ऊर्जा के कारण उसमें गति उत्पन्न होती है। अतः विद्युत आवेशों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है। नेक्स्ट, साउंड एनर्जी। ऊर्जा का हमारे कानों को सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। यह माध्यम के कणों में कंपन जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के रूप कारण होते हैं, इसे कंपन ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे ढोलक के पर्दे पर चोट मारने से होते हैं और वह हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। इसी प्रकार वायलिन, गिटार, बीड़ा आदि यंत्रों में तारों में कंपन कराने से हमें ध्वनि। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा क्या एनर्जी।
जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें अवशोषित या निष्कासित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। बैटरी या सेल में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त करते हैं। जैसे बैटरी या सेल का उपयोग टॉर्च में प्रकाश करने के लिए, ट्रांजिस्टर में ध्वनि के लिए। इसी प्रकार भोजन में भी रासायनिक ऊर्जा होती है। हमारा शरीर भोजन में इस ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा के संचित कर लेता है, जिसका उपयोग हम खेलने, दौड़ने और विभिन्न कार्यों को करने में करते हैं। भाप के इंजन में कोयला, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा डीजल इंजन में डीजल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सभी भी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट इज नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं तथा प्रत्येक तत्व छोटे छोटे कणों से, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, से बने होते हैं और परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में संचित होता है और संचित ऊर्जा को हम नाभिकीय या परमाणुवीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें परमाणु का भारी नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है और दो छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। वास्तव में इन प्रक्रियाओं में परमाणु के द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे विद्युत उत्पादन, विस्फोट कराने के लिए, परमाणु बम आदि। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। आजकल सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जा सकता है। आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर ऊष्मक, सौर बैटरी आदि में भी। थैंक यू।